हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल। इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन इंडियन इकोनॉमी फॉर यूपीएससी, पीसीएस एंड एसएससी एग्जाम्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनसीईआरटी क्लास 11th की जो बुक है उसके चैप्टर 5 में हम लोग हैं, दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में मानव पूंजी का निर्माण। इसको लेकर हम बात कर रहे हैं, इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं और इस चैप्टर को हमने पिछले से पिछले पार्ट में, यानी कि हमने आज इसका तीसरा पार्ट रहने वाला है। तो हमने इस पार्ट को जैसे स्टार्ट किया है, इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल क्या है। हमने ये समझा कि किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज से ही जो है वो ह्यूमन कैपिटल बनाया जाता है जब उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट किया जाए। जैसे कि हमने बात की कि एजुकेशन में अगर इन्वेस्ट किया जाए, अगर हेल्थ में इन्वेस्ट किया जाए, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग में इन्वेस्ट किया जाए, और भी चीज़ें हैं जिनमें इन्वेस्ट करके हम ह्यूमन कैपिटल को डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये समझा कि ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या अंतर है, मानव विकास और मानव पूंजी में क्या अंतर है, ये हमने समझा। और हमने पिछले पार्ट में ये भी बातें समझी कि किस तरीके से जो ह्यूमन कैपिटल है या जो मानव पूंजी है वो इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक विकास के साथ किस तरीके से उसका रिलेशन है, क्या संबंध है, वो भी हमने पिछले पार्ट में समझा है। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें आज क्या क्या कवर करना है। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आज ये चैप्टर हमारा कवर हो जाए, और अगर नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, अगले पार्ट में हम इसको फिर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, इन वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको पसंद आ रही हैं ये चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करें, वीडियोस को शेयर करें, ताकि सभी लोगों को इस कोर्स के बारे में, इस प्लेटफॉर्म के बारे में जो है पता लग सके और वो लोग भी इसका फ़ायदा जो है वो उठा सकें। और बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं, जिनको वीडियोस पहली बार देखने को मिल रही हैं, उनसे ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को भी यहाँ पर निराशा नहीं लगेगी, आप लोगों के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो आप लोग भी प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सो दैट कि वीडियोस के अपडेट्स जो भी हमारी तरफ से आते हैं उसके नोटिफिकेशंस आप लोगों से मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। और आप लोगों से, जैसे आप लोगों को पता है कि थोड़ा सा हम इस मिशन के तहत जो काम कर रहे हैं कि एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाना सभी लोगों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो इस मिशन में आप लोग हमारा साथ दीजिए। इसका फ़ायदा जो है आप लोगों को मिलेगा। जैसे कि हमने आप लोगों को बताया है कि सिर्फ वीडियो क्विज़ेस के साथ, मतलब वीडियो कोर्सेज के साथ आप लोगों को क्विज़ेस और नोट्स वगैरह भी जो है वो मिलेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों के सहायता की हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमने आपको बताया कि हमारे पास थोड़ा सा रिसोर्सेज की कमी है, थोड़ा सा मैन पावर की कमी है। अगर आप लोग अपना साथ यहाँ पर हमारे लिए देंगे तो फिर हम चीज़ें आप लोगों के लिए और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, स्कैन एंड पे का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, जो अगर करना चाहते हैं तो QR कोड को स्कैन करके पे कर सकते हैं। अदरवाइज okul@axis बैंक UPI ID भी यहाँ पर मेंशन है। और बाकी अगर कोई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से या फिर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अगर पेमेंट करने के इच्छुक हैं तो उनके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, बाकी हम आपसे कुछ दिनों से एक सवाल और पूछ रहे हैं कि ओकुल आपकी हेल्प किस तरीके से कर रहा है। अगर हमने आपकी किसी तरीके से हेल्प की है, आपकी पढ़ाई में हम लोग हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज़ एक 50 से 100 शब्दों का एक राइटअप जो है अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ के साथ हमारी ईमेल ID दैट इज़ okul.co@gmail.com पर आप लोग सेंड कर दीजिए। वो हम हमारी जो वेबसाइट है उसके टेस्टिमोनियल्स सेक्शन में हम उसका यूज़ करेंगे, और जो भी लोग वहाँ पर फिर विजिट करते हैं उस वेबसाइट पे, तो उन लोगों को वाकई में पता लगेगा कि ये जो प्लेटफॉर्म है, जो ओकुल है, वो किस तरीके से लोगों की हेल्प यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये थोड़ा सा आप लोग इसका भी ध्यान दीजिए, थोड़ा सा भेज दीजिए, 2-4 लोग, मतलब जितने लोग भी भेज सकते हैं सभी लोग भेज दीजिए। सभी का जो राइटअप है वो समय समय पर हमारी वेबसाइट पर फीचर्ड होता रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट, चलते हैं अपने बुक की तरफ। देखिए, आज हमें बात करनी है स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, कि भारत में स्थिति क्या है मानव पूंजी निर्माण की। देखिए, इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू एनालाइज द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है इज द आउटकम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन एंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये चीज़ें जो है वो इसके क्या है, ह्यूमन कैपिटल के सोर्स है। इनमें से भी हमने अगर बात करी है तो एजुकेशन और हेल्थ जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। ठीक है, हमें यह पता है कि इंडिया कैसा है, एक फेडरल कंट्री है। हम अपने पॉलिटी में बहुत बार इस वर्ड का यूज़ कर चुके हैं। फेडरल का मतलब होता है संघ। ठीक है, जहाँ पर स्टेट भी है और सेंटर भी है, एंड देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ठीक है,
जहां पर क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है एंड लोकल गवर्नमेंट्स भी है। वी हैव अ 3 टायर गवर्नमेंट, ये हमें पता है। और लोकल गवर्नमेंट मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, म्युनिसिपैलिटीज एंड द विलेज पंचायत। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये मेंशन है, संविधान में, कि हर लेवल का फंक्शन क्या होगा, द फंक्शंस टू बी कैरिड आउट बाय ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। अकॉर्डिंगली एक्सपेंडिचर्स ऑन बोथ एजुकेशन एंड हेल्थ आर टू बी कैरिड आउट साइमल्टेनियसली बाय ऑल द 3 टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसी तरीके से क्या है कि एजुकेशन के ऊपर जो खर्च है और जो हेल्थ के ऊपर, जो सेहत के ऊपर, जो स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के ऊपर जो खर्च है, वो तीनों टायर्स ने मिलके करना है। ठीक है। हेल्थ सेक्टर के बारे में हम लोग जो है यहाँ पर लिखा गया है कि चैप्टर 8 में बात करेंगे, अभी हम लोग चैप्टर 5 में है, तो फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं। हम यहाँ पर ज्यादा फोकस करते हैं एजुकेशन सेक्टर के ऊपर। ठीक है। देखिए, डू यू नो हु टेक केयर ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ इन इंडिया? पूछा जा रहा है कि क्या आप लोगों को यह पता है कि एजुकेशन और हेल्थ की जिम्मेदारी जो है भारत में कौन लेता है? Before we take up the analysis of the education sector in India, we will look into the need for the government intervention in education and health sectors. ठीक है। यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि हम एनालिसिस ऑफ एजुकेशन सेक्टर को करें, उससे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि सरकारी दखल की जरूरत क्यों है। व्हाट इज द नीड ऑफ द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर। ठीक है। चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, वहां पर सरकारी दखल की जरूरत क्यों है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत क्यों है। देखिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज क्रिएट बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट्स, एंड दिस इज द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन द एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज मार्केट्स। ठीक है। ये चीज हमें पता है कि जो एजुकेशन है और जो हेल्थ है, यानी कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, वो दोनों की दोनों क्या करती हैं कि प्राइवेट भी उससे फायदा होता है और सोशल बेनिफिट्स भी उससे होते हैं। ठीक है। तो इसीलिए हमें पता है कि उसमें प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस दोनों एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर की बात हो, चाहे हेल्थ सेक्टर की बात हो। जैसे कि हमें पता है कि अगर हम स्कूल कॉलेजेस की बात करें तो वो गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है। सिमिलरली अगर हम हेल्थ केयर फैसिलिटीज यानी कि हॉस्पिटल्स वगैरह की बात करें तो वहां पर भी क्या है, प्राइवेट भी है और पब्लिक भी है, यानी कि गवर्नमेंट भी है। ठीक है। अब देखिए, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज मेक सब्सटेंशियल लॉन्ग टर्म इंपैक्ट एंड दे कैन नॉट बी इजीली रिवर्स्ड। जो खर्चा एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज के ऊपर किया जाता है, उसका जो इम्पैक्ट है, यानी कि जो असर है, जो प्रभाव है, वो काफी लंबे समय तक है और उसको इजीली रिवर्स नहीं किया जा सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है वो जरूरी है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया गया है कि अगर किसी बच्चे को एडमिट किया जाता है किसी स्कूल में या किसी हेल्थ केयर सेंटर में, सपोज कर लीजिए, ठीक है, जहां पर उसको जो रिक्वायर्ड सर्विसेज है वो प्रोवाइड नहीं की जाती। मान लीजिए किसी स्कूल में किसी बच्चे का दाखिला कराया जाता है या कभी उसकी तबीयत खराब होती है तो उसको किसी हेल्थ केयर सेंटर में दाखिल कराया जाता है, लेकिन उसको वहां पर मान लीजिए कि जो रिक्वायर्ड सर्विसेज है, जो जरूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती है। तो इसलिए क्या होगा कि बिफोर द डिसीजन इज टेकन टू शिफ्ट द चाइल्ड इनटू अनदर इंस्टीट्यूशन, सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ डैमेज वुड हैव बीन डन। तो यानी कि ये जब तक निर्णय लिया जाएगा कि जहां पर उसको अभी एडमिट कराया है वहां तो उसको सेवाएं मिल नहीं रही है, कि अगर उसको वहां से हटा के किसी दूसरे जगह पे, चाहे वो स्कूल की बात कर रहे हैं हम एजुकेशन के क्षेत्र में, चाहे हम किसी हॉस्पिटल वगैरह की बात कर रहे हैं हेल्थ केयर को लेकर, ठीक है, तो तब तक जब तक उसको वहां से निकाल के किसी दूसरी जगह ले जाने का फैसला किया जाएगा, तब तक इसमें क्या है कि काफी ज्यादा अमाउंट का डैमेज या नुकसान जो है वो हो चुका होगा। एक तो समय का नुकसान होगा, दूसरी चीज यह है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि बच्चा है, मतलब बच्चा है और साथ में अगर हेल्थ से रिलेटेड चीजें हैं और उसको अगर आपने किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी में अगर आपने उसको रखा और वहां पर उसको अगर सही तरीके से इलाज नहीं मिला तो उसकी सेहत को नुकसान है, ठीक है, या अगर कभी मान लीजिए सेहत ज्यादा गंभीर है तो जान जा भी सकती है। और जो सबसे बड़ा नुकसान अगर आप यहां पर देखें, अगर ये चीजें कुछ नहीं भी होती है तो समय के साथ साथ पैसों का नुकसान तो होगा ही होगा, जो कंज्यूमर है उनके पैसों का नुकसान तो होगा ही होगा, ठीक है। इसीलिए और साथ में एक चीज और है यहां पर देखिए कि moreover the individual consumers of these services do not have complete information about the quality of services and their cost। जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हैं, जो भोक्ता हैं, उन लोगों को ये नहीं पता है कि क्वालिटी ऑफ सर्विसेज और उनकी जो उनसे रिलेटेड जो कॉस्ट है वो क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी सिचुएशन में, इसी हालात का क्या है कि जो एजुकेशन प्रोवाइडर है या जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, वो क्या करते हैं कि मोनोपोली अपनी इस्टेब्लिश करते हैं, अपना एक छत्र राज इस्टेब्लिश करते हैं एंड एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, ठीक है। ये चीजें थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम क्रिएट जो है वो कर देती है।
तो इसलिए क्या है कि द गवर्नमेंट का जो रोल है इन दिस सिचुएशन इज टू इंश्योर दैट द प्राइवेट प्रोवाइडर्स ऑफ दीज सर्विसेज अडहेयर टू द स्टैंडर्ड स्टिपुलेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड चार्ज द करेक्ट प्राइस। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन की जरूरत, गवर्नमेंट के दखल की, सरकार के दखल की जरूरत इसीलिए है कि सरकार ये इंश्योर करे, ये सुनिश्चित करे कि जो प्राइवेट प्रोवाइडर्स है इन सर्विसेज का, जो प्राइवेट प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन की बात है, चाहे वो हेल्थ केयर की बात है, उसमें क्या है कि जो सरकार द्वारा स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, जो मानक सेट किए गए हैं, उनका पालन किया जाए और पैसे वगैरह भी जो है वो उसी हिसाब से लिए जाए। इसलिए गवर्नमेंट की जरूरत जो है वो है। ठीक है, समझ गए आप लोग कि गवर्नमेंट की जरूरत क्यों है। चलिए आगे देखते हैं। इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एट वेरियस ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि NCERT दैट इज नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, UGC ग्रांट्स कमीशन दैट इज UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इज UGC एंड ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन दैट इज AICTE। ये क्या करते हैं? दे फैसिलिटेट द इंस्टीट्यूशन विच कम अंडर द एजुकेशन सेक्टर। ठीक है, सिमिलरली अगर हम हेल्थ की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल, डिपार्टमेंट्स ऑफ हेल्थ एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि नेशनल मेडिकल कमीशन, ठीक है, और इंडियन काउंसिल ऑफ फॉर मेडिकल रिसर्च दैट इज ICMR। ये क्या करते हैं? दे फैसिलिटेट द इंस्टीट्यूशंस व्हिच कम अंडर द हेल्थ सेक्टर। तो हेल्थ सेक्टर को बेसिकली ये लोग फैसिलिटेट करते हैं, मतलब ये आप एक तरीके से कह सकते हैं कि गवर्निंग बॉडीज हैं। और बाकी एजुकेशन के लिए कौन कौन सी है? वो NCERT, UGC एंड AICTE वगैरह। ठीक है, आगे देखिए। इन आर डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया विद अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, many people cannot afford to access basic education and health care facilities। ठीक है, कि भारत जैसे विकासशील देश में जहां की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, वहां पर जहां पर हमने पिछले पार्ट में ही पढ़ा था कि काफी सारी जो जनता है वो गरीबी रेखा से नीचे रहती है, लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो वो लोग, उनके पास बेसिकली क्या है कि वो बेसिक एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मोरोवर अ सब्सटेंशियल सेक्शन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन कैन नॉट अफोर्ड टू रीच सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर एंड हायर एजुकेशन। तो बेसिकली कुछ तो ऐसे हैं कि जो बेसिक जरूरतें, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो, वो उनको अफोर्ड वो नहीं कर सकते। और काफी बड़ा एक हमारा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आप कहें या मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन की बात कहें तो वो सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर यानी कि बहुत अच्छी हेल्थ सुविधाएं नहीं ले सकता या फिर हायर एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो फर्दर मोर व्हेन द बेसिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इज कंसिडर्ड एज द राइट ऑफ द सिटीजन्स, then it is essential that the government should provide education and health services free of cost for the deserving citizens and those from the socially oppressed classes। ठीक है, तो जब हमने पिछले पार्ट में ही बात की थी कि अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्योंकि सिर्फ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ही हमारा मकसद या सरकार का मकसद नहीं है, ह्यूमन डेवलपमेंट में भी ध्यान देना है, मानव विकास पे भी ध्यान देना है। और हमने जैसे पिछले पार्ट में बात की थी कि ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां के लिए एजुकेशन है या हेल्थ प्रोवाइड कराना, दीज आर नॉट दी मीन्स। ये मीन्स नहीं है बल्कि ये खुद में जरूरत है, दिस इज द नीड, ये जरूरत है। तो अगर ये चीजों की जरूरत है और देश में काफी सारे लोग ऐसे हैं जो इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ये सरकार का काम बनता है, सरकार की जिम्मेदारी है, दायित्व बनता है कि वो ये चीजें जो है वो प्रोवाइड कराएं, सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर दी डिजर्विंग सिटीजन्स और बाकी जो सोशली ऑप्रेस्ड क्लासेस है उनके लिए, यानी कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस है उनके लिए ये चीजें जो है वो प्रोवाइड कराई जाए। Both the union and state governments have been stepping up expenditures in the education sector over the years in order to fulfill the objective of attaining 100% literacy and considerably increase the average educational attainment of Indians। ठीक है, तो इसके तहत जो है वो इस लक्ष्य के प्रति या इस आप कहें कि इस टारगेट की तरफ को काम हो रहा है। और दोनों ही तरफ से, यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो, जो केंद्र सरकार है वो, और जो राज्य सरकारें हैं वो अपना जो खर्चा है एजुकेशन सेक्टर में, जो खर्चा उन्होंने करना है वो उसको बढ़ाते जा रहे हैं धीमे धीमे, ताकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है ऑफ अटेनिंग 100% लिटरेसी यानी कि 100% साक्षरता को अचीव करने का जो हमारा एक टारगेट है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको पूरा किया जा सके। और इसके साथ साथ क्या होगा कि जो एजुकेशनल अटेनमेंट है, जो एवरेज एजुकेशनल अटेनमेंट ऑफ इंडियंस है वो भी बढ़ जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एजुकेशन सेक्टर को ही बारे में हम बात करने वाले हैं आज, जैसे हमने आपको पहले बताया था। हेल्थ के बारे में तो हम चैप्टर 8 में बात करेंगे। ठीक है, देखिए, ग्रोथ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। डू यू नो हाउ मच द गवर्नमेंट स्पेंड्स ऑन एजुकेशन? क्या आपको पता है कि सरकार जो है वो शिक्षा के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर कितना खर्च करती है? अब यहां पर ये सवाल पूछा गया है, फिर उसके बाद नीचे जवाब इसमें दिया गया है
कि जो एक्सपेंडिचर सरकार खर्च करती है उसको दो तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। पहला है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि सरकार पूरा का पूरा खर्च कितना कर रही है, उसमें से जो सरकार है वो एजुकेशन के ऊपर कितना खर्च कर रही है। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है एक्सप्रेस करने का, इट इज एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जो सकल घरेलू उत्पाद होता है, उसका कितना प्रतिशत जो है वो शिक्षा के ऊपर या एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जा रहा है। ठीक है, तो इन दो तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। इसमें दिया गया है द परसेंटेज ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑन ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंडिकेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन द स्कीम ऑफ थिंग्स बिफोर द गवर्नमेंट। अगर मतलब हम बात करते हैं इस वाले तरीके की जिसमें टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के परसेंट के हिसाब से, के प्रतिशत के हिसाब से एजुकेशन में जो एक्सपेंडिचर है वो दिखाया जाता है, तो उससे हमें यह पता लगता है कि सरकारी जो स्कीमें हैं उसमें शिक्षा का कितना महत्व दिया जा रहा है उसको। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं द परसेंटेज ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑफ जीडीपी, ये क्या एक्सप्रेस करता है, ये एक्सप्रेस करता है कि कितना जो लोगों की इनकम है उसका कितना पार्ट जो है वो शिक्षा के प्रति हम लोगों ने कमिट कर रखा है, या फिर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन के प्रति हम लोगों ने कमिट कर रखा है। क्योंकि जीडीपी के बारे में हम लोगों को पता है कि जीडीपी इज नथिंग बट दी सम टोटल ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ या बाउंड्री ऑफ द कंट्री। ठीक है, यहां पर कुछ डेटा दिया गया है कि 1952 से 2014 की अगर हम बात करें तो जो एक्सपेंडिचर एजुकेशन एक्सपेंडिचर हुआ है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, वो इंक्रीज किया है 7.92 से लेकर 15.7% तक। और अगर हम जीडीपी के टर्म्स में बात करते हैं तो परसेंटेज ऑफ जीडीपी में 0.64 से लेकर 4.13% तक, यानी कि अभी भी हमारा जो जीडीपी का जो प्रतिशत है सिर्फ 4.13% ऐसा है जो हम शिक्षा के क्षेत्र में खर्च कर रहे हैं। ठीक है, थ्रू आउट दिस पीरियड द इंक्रीज इन एजुकेशन एक्सपेंडिचर हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म एंड देयर हैज बीन इर्रेगुलर राइज एंड फॉल। तो इस पूरे के पूरे समय के दौरान 2014 तक हम बात कर रहे हैं, 1952 से लेकर, तो यहां पर जो है राइज तो हुआ है। हम देख रहे हैं कि यहां पर भी देखिए 7.92 था और ये 15.7 है, तो यहां पर भी बढ़ा है, यानी कि इस हिसाब से भी, और 0.64 से 4.13 है तो ये भी बढ़ा है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये जो बढ़त है, ये जो राइज है, ये यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि हमेशा ऐसा नहीं है कि ये बढ़ता ही गया है, कभी कभी ये घटा भी है, और इर्रेगुलर राइज एंड फॉल यहां पर रहा है। टू दिस if we include the private expenditure incurred by individuals and by philanthropic institutions, the total educational expenditure should be much higher। ठीक है, तो ये बेसिकली बात की जा रही है जो सरकार जितना खर्च करती है उतना। अगर इसमें हम प्राइवेट एक्सपेंडिचर जो इंडिविजुअल्स द्वारा किया जाता है वो, और जो फिलांथ्रोपिक इंस्टीट्यूशंस है, फिलांथ्रोपिक का मतलब होता है परोपकारी, ठीक है, जो फिलांथ्रोपिक इंस्टीट्यूशंस है उनके द्वारा जो खर्चा किया जा रहा है, अगर उसको भी हम जोड़ लें तो एजुकेशन एक्सपेंडिचर जो है वो काफी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहां पर देखिए सेक्टर वाइज बात की गई है एजुकेशन में भी, कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है या जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो प्राथमिक शिक्षा है, उसमें जो है वो ज्यादा खर्चा होता है। टेक्स अ मेजर शेयर ऑफ टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर एंड द शेयर ऑफ द हायर एंड टर्शियरी एजुकेशन, जैसे कि इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, जैसे कि कॉलेज है, पॉलिटेक्निक है या यूनिवर्सिटीज है, वहां पर कम खर्चा है। समझ गए आप कि अगर जितना भी टोटल खर्चा एजुकेशन में किया जा रहा है उसका मेजर पोर्शन जो है वो एलिमेंट्री एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन या प्राथमिक शिक्षा में किया जा रहा है, और टर्शरी और हायर एजुकेशन जो है, जहां पर जैसे कि कॉलेज वगैरह है, वहां पर जो खर्चा है वो सबसे कम है। दो ऑन एन एवरेज द गवर्नमेंट स्पेंड्स लेस ऑन टर्शरी एजुकेशन, एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट इन टर्शरी एजुकेशन इज हायर देन दैट ऑफ एलिमेंट्री। ठीक है, सरकार तो भले ही इस क्षेत्र में यानी कि टर्शरी सेक्टर में इसमें पैसा कम खर्च कर रही है, लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट तो वो टर्शरी सेक्टर में सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, दिस डज नॉट मीन दैट फाइनेंशियल रिसोर्सेज शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम टर्शरी एजुकेशन टू एलिमेंट्री एजुकेशन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको हम टर्शरी से प्राइमरी की तरफ को शिफ्ट या एलिमेंट्री की तरफ को शिफ्ट कर दें। क्यों? देखिए, इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम स्कूल के एजुकेशन को एक्सपेंड करते हैं तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें ऐसे ज्यादा टीचर्स की, ऐसे ज्यादा शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी जो ट्रेंड होंगे, और वो ट्रेंड कहां से होंगे, इन दी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। तो इसलिए हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की अपनी महत्वता है और उसको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। देयरफॉर एक्सपेंडिचर ऑन ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन शुड बी इंक्रीज्ड। ठीक है, क्योंकि जब तक हम हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में अगर पैसा खर्च नहीं करेंगे तो वहां से फिर क्या होगा कि अच्छे जो टीचर्स हैं, जो ट्रेंड टीचर्स हैं, वो हम लोगों को नहीं मिल पाएंगे, और जब तक वो नहीं मिल पाएंगे तब तक
जो एलिमेंट्री एजुकेशन में हम लोग पैसा ज्यादा लगा रहे हैं, सरकार जो ज्यादा पैसा एलिमेंट्री एजुकेशन में लगा रही है, वहां पर फिर उसका उतना ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि एट द एंड एलिमेंट्री लेवल पर पढ़ाने के लिए, शिक्षा प्रदान करने के लिए हमें ऐसे टीचर्स, ऐसे शिक्षक की आवश्यकता है जिनका ट्रेनिंग लेवल या नॉलेज का लेवल काफी अच्छा हो। तो इसलिए यहां पर यह लिखा गया है कि सरकार को जरूरत है कि वो किसी भी क्षेत्र को निग्लेक्ट ना करे, चाहे वो टर्शरी सेक्टर है, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर है, हर जगह पैसा जो है वो बराबर यूज किया जाए, ठीक है। और जितना भी यूज कर रहे हैं उसको धीमे धीमे बढ़ाया भी जाए। 2014-15 की अगर हम बात करते हैं, द पर कैपिटा पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन डिफर्स कंसिडरेबली फ्रॉम स्टेट्स across states from as high as rupees 34,651 in हिमाचल प्रदेश to as low as 4088 in बिहार। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि जो पर कैपिटा पब्लिक एक्सपेंडिचर है, यानी कि जो प्रति व्यक्ति सरकारी खर्च है एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर, एलिमेंट्री मतलब प्राथमिक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्राइमरी एजुकेशन है एलिमेंट्री, जो बच्चों की स्कूल लेवल होता है वो भी छोटे लेवल पर, ठीक है। तो वहां पर क्या है कि वो स्टेट्स के साथ साथ वेरी करता है। हमने तो पूरी की पूरी जो बात की, ऊपर जो डेटा हमने देखा वो नेशनल लेवल पर था, तो स्टेट्स में भी ये जो चीज है वो वेरी करती है। हिमाचल प्रदेश में देखिए ज्यादा है 34,651, और बिहार जैसे राज्य की हम बात करें तो वहां पर काफी कम है 4,088, ठीक है। तो इससे क्या है कि दिस लीड्स टू डिफरेंसेस इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एंड अटेनमेंट्स अक्रॉस स्टेट्स। अब सीधी सी बात है कि अगर सरकार जो है वो खर्चा कम कर रही है, तो जहां पर खर्चा कम होगा, जैसे बिहार जैसे राज्य में, तो वहां का जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी है या जो बच्चों की एजुकेशनल स्टेटस है वो काफी कम होगा एज कंपेयर टू अदर स्टेट जहां पर खर्चा जो है वो सरकार द्वारा ज्यादा किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वन कैन अंडरस्टैंड द इनएडिक्वेसी ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इफ वी कंपेयर इट विद द डिजायर्ड लेवल ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर एज रिकमेंडेड बाय द वेरियस कमीशंस, ठीक है। हम इस चीज को ऐसे नहीं समझ पाएंगे कि खर्चा ज्यादा हो रहा है या खर्चा कम हो रहा है। हम उसको जब जो वेरियस कमीशंस हैं, जो अलग अलग आयोग हैं, उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दिए हैं कि कितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए, उससे अगर हम कंपेयर करेंगे तब हमें पता लगेगा। यानी कि 55 साल पहले एक आयोग था, दैट इज शिक्षा आयोग, एजुकेशन कमीशन 1964-1966, उसने रिकमेंड किया था कि कम से कम जीडीपी का जो 6% है, एटलीस्ट 6% ऑफ द जीडीपी जो है वो एजुकेशन में खर्च होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम क्या हो पाएगा कि ताकि मेक अ नोटिसेबल रेट ऑफ ग्रोथ इन द एजुकेशनल अचीवमेंट्स, ताकि जो एजुकेशनल अचीवमेंट्स है उनमें एक नोटिसेबल रेट ऑफ ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। तो उसके लिए कम से कम 6% जो है वो खर्च होना चाहिए जीडीपी का। और आज भी आप देख रहे हैं ये बात की गई है आज से 55 साल पहले 1964-66 में, और आज भी आप लोग हम डेटा देख रहे हैं 2014 का कि अभी भी हम सिर्फ 4.13% जो है वो ही खर्च कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक कमेटी और थी, दैट इज तपस मजुमदार कमेटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1999। इसने क्या बोला था, एस्टिमेटेड एन एक्सपेंडिचर ऑफ अराउंड रुपीज 1.37 लाख करोड़ ओवर 10 ईयर्स 1998-99 से 2006-07 to bring all Indian children in the age group of 6 to 14 years under the purview of school education। तो इस कमेटी ने यह बोला था, तपस मजुमदार कमेटी ने, कि 1.37 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी इस दौरान, ये 10 साल का जो पीरियड दिया गया है इस दौरान, ताकि हर बच्चा जो है 6 से 14 साल की उम्र के बीच का, उसको प्राइमरी एजुकेशन जो है वो दिलाई जा सके, स्कूल एजुकेशन जो है वो दिलाई जा सके। Compared to this desired level of education expenditure of around 6% of GDP, a current level of little over 4% has been quite inadequate। मैं वही आपको बोल रहा हूं कि 6% रिकमेंड किया गया है, लेकिन उसमें से हम जो अभी खर्च कर रहे हैं वो सिर्फ 4% या 4.13% है, ठीक है। In principle, a goal of 6% needs to be reached। This has been accepted as a must for the coming years। तो आने वाले समय के लिए यह माना जा रहा है कि 6% का खर्च जो है वो हमें जीडीपी के ऊपर करना ही पड़ेगा, ठीक है। In 2009, the government of India enacted the Right of Children to Free and Compulsory Education Act to make free education a fundamental right of all children in the age group of 6 to 14 years। ठीक है, तो 2009 में सरकार ने एक राइट बनाया है, दैट इज योर, एक अधिकार बनाया है, दैट इज राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, ठीक है। इससे क्या है कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन दिया जाए, इसको एक फंडामेंटल राइट या एक मौलिक अधिकार जो है वो बनाया गया है। और गवर्नमेंट कुछ और काम भी कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आल्सो स्टार्टेड लेविंग अ 2% एजुकेशन सेस ऑन ऑल यूनियन टैक्सेस। जितने भी केंद्र के टैक्स हैं उनके ऊपर 2% का एजुकेशन सेस लगता है, और जो इससे रेवेन्यू आता है उसको
एयरमार्क किया गया है फॉर स्पेंडिंग ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि जितना भी पैसा इस सेस से आएगा 2% के सेस से, उस सारे के सारे को एलिमेंट्री एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाएगा। In addition to this, the government sanctions a large outlay for the promotion of higher education and new loan schemes for students to pursue higher education। तो मतलब प्राइमरी सेक्शन के लिए तो पैसा है ही, साथ में सेस से भी पैसा जो आ रहा है वो प्राइमरी एजुकेशन में जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ सरकार ने कुछ पैसा जो है हायर अमाउंट में जो पैसा है वो हायर एजुकेशन के लिए और नई लोन स्कीम्स के लिए भी जो है वो रखा हुआ है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल अचीवमेंट्स इन इंडिया की, तो कितना हम लोगों ने अचीव किया है। जनरली अगर हम बात करें एजुकेशनल अचीवमेंट्स इन इंडिया जो है उसको हम किस तरीके से देख सकते हैं, दे आर इंडिकेटेड इन टर्म्स ऑफ एडल्ट लिटरेसी लेवल, जो हमारा वयस्क साक्षरता का लेवल है उसको देखकर, प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीशन रेट कि प्राइमरी एजुकेशन कितने लोग कंप्लीट करते हैं उसका रेट क्या है वो, और जो यूथ लिटरेसी रेट है यानी कि जो युवाओं में जो साक्षरता की दर है उसको देख के हम चीजें पता लगा सकते हैं। ये सारी की सारी वैल्यूज जो है देखिए ऊपर दी गई हैं। थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर नजर मारेंगे तो आपको पता लगेगा कि जैसे साल दर साल पैसा जो है इन क्षेत्रों में बढ़ता गया है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता गया है, यस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता गया है, तो धीमे धीमे क्या है कि देखिए मेल है चाहे फीमेल है, जो एडल्ट लिटरेसी रेट है वो धीमे धीमे यहाँ पर बढ़ रहा है। देखिए यहाँ से ये वैल्यू जो है धीमे धीमे इंक्रीज कर रही है, सिमिलरली फीमेल के लिए भी इंक्रीज कर रही है। और जो हमारा प्राइमरी कंप्लीशन रेट है कि प्राइमरी स्कूल कितने लोग कंप्लीट करते हैं, उनमें मेल्स में देखिए 78, 85, 92, 93, ये धीमे धीमे वैल्यू जो है ये बढ़ रही है। और साथ ही जो यूथ लिटरेसी रेट है यानी कि जो युवाओं में साक्षरता की दर है वो भी धीमे धीमे यहाँ पर चीजें बढ़ रही है। ठीक है, ये चीजें हम यहाँ पर समझ गए। चलिए आगे देखते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है। एजुकेशन फॉर ऑल स्टिल आर डिस्टेंट ड्रीम कि सभी लोगों के लिए शिक्षा होनी चाहिए, ये आज भी एक बहुत दूर का सपना जो है वो दिखाई देता है। दो लिटरेसी रेट्स फॉर बोथ एडल्ट्स एज वेल एज यूथ have increased. Still, the absolute number of illiterates in India is as much as India's population was at the time of independence. तो यहाँ पर बड़ी एक गंभीर बात बोली गई है कि हम ये जो सिर्फ ऊपर डाटा देख रहे हैं इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो एडल्ट्स हैं या जो यूथ्स हैं दोनों के दोनों में क्या हो रहा है कि जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ रही है। लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें, एब्सोल्यूट नंबर की अगर हम बात करें कि इलिटरेट्स इन इंडिया यानी कि जो अनपढ़ लोग हैं भारत में, उनकी संख्या आज भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, और वो इतनी ज्यादा है कि जितनी जब देश आजाद हुआ था उस समय देश की जो कुल जनसंख्या थी आज की डेट में अगर हम बात करें तो उतने सारे लोग जो है वो अनपढ़ हैं। तो कितनी गंभीर समस्या है ये आप समझ सकते हैं। इन 1950 when the Constitution of India was passed by the Constituent Assembly, it was noted in the directive principles of the Constitution that the government should provide free and compulsory education for all children up to the age of 14 years within 10 years from the commencement of the education। ठीक है, तो ये चीज यहां पर बोली गई है कि जिस समय 1950 में भारत का संविधान बना था, संविधान सभा ने बनाया था, तो वहां पर जो डीपीएसपीज हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या फिर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जिनको बोलते हैं, हम इस चीजों के बारे में अपने पॉलिटी के कोर्स में बहुत अच्छे से बातें करते रहते हैं और जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं उनको ये चीजें पता होंगी। जो लोग नहीं फॉलो कर पा रहे हैं या जिनको उस कोर्स के बारे में नहीं पता है तो इंडियन पॉलिटी के ऊपर एक फुल कोर्स यहां पर चल रहा है, वो भी आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या दिया गया है कि जो डीपीएसपीज हैं उसमें यह बोला गया था कि सरकार जो है वो 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कराए। तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रोवाइड नहीं कराई गई, क्योंकि यहां पर नीचे देखिए लिया गया है कि हैड वी अचीव्ड दिस वी वुड हैव सेंट % लिटरेसी बाय नाउ। अगर हमने ये काम कर दिया होता 1950 से, अगर हम इस डायरेक्शन में काम कर रहे होते तो आज तक हमारी जो साक्षरता का लेवल है, ठीक है, जो लिटरेसी का रेट है वो 100% हो चुका होता। ठीक है, आगे देखिए जेंडर इक्विटी बेटर देन बिफोर। द डिफरेंसेस इन लिटरेसी रेट्स बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स आर नाउ नैरोइंग, सिग्निफाइंग अ पॉजिटिव डेवलपमेंट इन द जेंडर इक्विटी। Still, the need to promote education for women in India is imminent for various reasons, such as improving economic independence and social status of women, and also because women education makes a favorable impact on fertility rate and health care of women and children। तो यहां पर यह बात की गई है कि हम जो डेटा ऊपर देख रहे हैं वहां पर आप जाके एक बार और देखिएगा कि जो मेल्स एंड फीमेल्स के बीच का जो लिटरेसी रेट है उसका जो गैप है, जो डिफरेंस है वो धीमे धीमे कम हो रहा है। ठीक है, तो इससे एक पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ इशारा तो ये चीज करती है, लेकिन अभी हमारे पास और ज्यादा स्कोप है कि हमें महिलाओं में जो एजुकेशन है उसको और ज्यादा प्रमोट करना है। और क्यों प्रमोट करना है? एक तो उससे क्या होगा कि वो लोग जो है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट हो जाएंगे।
ठीक है, और उनका जो सोशल स्टेटस ऑफ द विमेन है वो भी बढ़ेगा। कैसे? क्योंकि अगर एजुकेशन, विमेन एजुकेशन को अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो उससे क्या होगा कि उनका जो फर्टिलिटी रेट है उस पर फर्क पड़ेगा, और जो विमेन है और जो बच्चे हैं उनके हेल्थ केयर पर भी उसका फर्क जो है वो पड़ेगा। तो यानी कि बात सीधी सी है कि हम डेटा ऊपर देख रहे हैं कि गैप कम हो रहा है, लेकिन उस गैप को हमें कम करने से मतलब नहीं है, हमें ध्यान ये रखना है कि एब्सोल्यूट नंबर में कितना फायदा हम लोग वाकई में महिलाओं तक पहुंच रहा है, और उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, ताकि उससे क्या है कि और भी ज्यादा फायदे होंगे, उनका इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट वो लोग बन पाएंगे, और जो हेल्थ केयर है साथ में उनका, साथ में उनके बच्चों का, वो भी जो है वो बेहतर हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए यहां पर लिखा गया है कि देयरफॉर वी कैन नॉट बी कंप्लिसेंट अबाउट द अपवर्ड मूवमेंट इन द लिटरेसी रेट एंड वी हैव माइल्स टू गो इन अचीविंग 100% एडल्ट लिटरेसी। तो जो यहां पर हम लोग डेटा देख रहे हैं कि अपवर्ड मूवमेंट तो हमने देखा, अपवर्ड ट्रेंड मैंने बताया आपको ऊपर की किस तरीके से जो चीजें हैं वो बढ़ रही हैं। ठीक है, चाहे वो एडल्ट लिटरेसी रेट हो, चाहे वो यूथ लिटरेसी रेट हो, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीशन रेट हो, वो सब चीजें बढ़ रही हैं। लेकिन ये सारी चीजें देख के हमें कंप्लिसेंट नहीं होना है। कंप्लिसेंट का मतलब होता है कि अब हम एक सेफ उसमें आ गए हैं, मतलब सेफ जिसको बोलते हैं कि सेफ जोन में आ गए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, अभी भी हमें लगातार काम करते रहना है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है ऑफ अचीविंग दी 100% एडल्ट लिटरेसी की 100% जो हमें साक्षरता, वयस्क साक्षरता का जो टारगेट है उसको पूरा करना है, अभी भी उसमें हमें काफी दूर जाना है। ठीक है, तो ये चीजों को हम मतलब कंप्लिसेंट नहीं हो सकते हैं। आगे देखिए, हायर एजुकेशन की बात की गई है। इंडियन एजुकेशन पिरामिड इज स्टीप। इंडिया का एजुकेशन पिरामिड जो है वो स्टीप है। स्टीप का मतलब क्या है कि नीचे तो बहुत सारे लोग हैं, यानी कि छोटी उम्र में तो जो एजुकेशन में लोग इन्वॉल्व हैं वो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हायर लेवल पर यानी कि कॉलेज वगैरह में जो लोग हैं वो काफी कम पहुंच पाते हैं, इंडिकेटिंग लेसर एंड लेसर नंबर ऑफ पीपल रीचिंग दी हायर एजुकेशन लेवल। तो इसलिए मोर ओवर द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग एजुकेटेड यूथ इज द हाईएस्ट। जो एजुकेटेड यूथ है, जो पढ़ा लिखा युवा है, उसमें देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा इन्हीं के केस में है। एज पर एनएसएसओ और डेटा, दैट इज योर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का एक डेटा है 2011-12 का, उसमें क्या दिया गया है कि जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है अमंग यूथ मेल्स हु स्टडीड ग्रेजुएशन एंड अबव इन रूरल एरियाज वाज 19%। यानी कि ऐसे जो युवा मेल हैं, यानी कि जो युवा पुरुष हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन या उससे ऊपर की पढ़ाई की हुई है, रूरल एरियाज में उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि जो उनका रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या फिर कहें कि बेरोजगारी की जो दर है वो 19% है, तो बहुत ज्यादा है। इसी तरीके से अगर हम इनके अर्बन काउंटर पार्ट्स की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा कम है 16%, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा है। और मोस्ट सीवियरली इफेक्टेड कौन है इसमें से देखिए, वर यंग रूरल फीमेल ग्रेजुएट्स, कि जो फीमेल ग्रेजुएट्स हैं जो गांव में हैं, उन पे अगर हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो 30% तक है। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस ओनली 3 to 6% ऑफ द प्राइमरी लेवल एजुकेटेड यूथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज वर अनएम्प्लॉयड। तो इसके अगर हम विपरीत बात करें तो जो प्राइमरी लेवल पर जो लोग पढ़े लिखे हैं, 3 to 6% ही जिन्होंने प्राइमरी लेवल तक पढ़ रखा है, उनमें से केवल 3 to 6% ही ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट क्यों है, किस तरीके से है, अगर आप कंसेप्ट को समझ पाए हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऐसा क्यों है। हम कह रहे हैं कि जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई की है वो तो बेरोजगार हैं, लेकिन यहां पर यह लिखा गया है कि ओनली 3 to 6% ऑफ प्राइमरी लेवल एजुकेटेड यूथ जो है इन रूरल एंड अर्बन एरियाज वो ही सिर्फ अनएम्प्लॉयड है। ऐसा क्यों है, इसको आप मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए, द सिचुएशन इज येट टू इंप्रूव एज इंडिकेटेड बाय द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2017-18। Therefore, the government should increase allocation for higher education and also improve the standard of higher education institutions so that students are imparted employable skills in each institutions। ठीक है, तो सरकार को यहां पर क्या करने की जरूरत है। एक तो बात हमने की है कि टर्शरी एजुकेशन ने या टर्शरी सेक्टर में सरकार जो है पैसा कम खर्च कर रही है, तो यहां पर यह लिखा गया है कि एक तो हायर एजुकेशन में सरकार को पैसा जो है वो ज्यादा एलोकेट करना चाहिए या ज्यादा आवंटित जो है वो करना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कॉलेजेस वगैरह हैं, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उसका स्तर या उसका जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि वहां पर लोगों को एम्प्लॉयबल स्किल्स प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, when compared to less educated, a large proportion of educated persons are unemployed. Why? देखिए, फिर से एक स्टेटमेंट ऐसी मिली है जिसके ऊपर यूपीएससी आप लोगों से ऐसे लिखवा सकता है कि अगर हम बात कर रहे हैं लेस एजुकेटेड, यानी कि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, उनके मुकाबले ज्यादा बेरोजगार वो लोग हैं जो एजुकेटेड हैं। ऐसा क्यों है? ठीक है,
तो यहां पर अगर यूपीएससी को आपसे अगर एजुकेशन क्षेत्र के ऊपर अगर कोई ऐसे लिखवाना होगा तो ये स्टेटमेंट देके वो ऐसे लिखवा सकता है। ठीक है, कल भी हमने एक स्टेटमेंट आप लोगों से बात की थी कि जहां पर यूपीएससी ऐसे लिखवा सकता है। तो इस तरीके की जो स्टेटमेंट्स हैं इन पे आप बड़े गहनता से विचार कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, और चाहे तो इन पे आप ऐसे लिखना अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आने वाले एक आध साल में चीजों के ऊपर इस तरीके से ऐसे जो है आपको देखने को जरूर मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए इसके बाद कंक्लूजन देख लेते हैं, कंक्लूड करते हैं। द इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आर वेल नोन। कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के यानी कि जो मानव पूंजी निर्माण है और जो ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास है, उसके आर्थिक और सामाजिक फायदे क्या है वो तो सब हम लोगों को अभी तक पता लग चुके हैं। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया हैव बीन earmarking substantial financial outlays for development of education and health sectors। जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकारें हैं वो कुछ मतलब जो उनका खर्चे का जो प्रतिशत है उसमें से काफी सारा जो प्रतिशत है वो एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के लिए वो लोग रख रहे हैं। The spread of education and health services across different sectors of society should be ensured so as to simultaneously attain economic growth and equity। ठीक है, तो जो एजुकेशन है या जो हेल्थ सर्विसेज हैं जो वो बढ़ रही हैं, जो वो फैल रही हैं, वो इस तरीके से होनी चाहिए कि वो समाज के सभी क्षेत्रों में या सभी वर्गों तक वो पहुंच पाए, ताकि शिक्षा मिलने के साथ साथ बेहतर स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं मिलने के साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो और इक्विटी भी हो। ये वर्ड हम फिर से यहां पर आया है एक बार, इक्विटी, ध्यान रखिएगा, दिस वर्ड इज नॉट इक्वलिटी। ठीक है, इक्विटी और इक्विटी में अंतर होता है। इक्वलिटी का मतलब होता है कि सभी लोगों में समान रूप से, और इक्विटी का मतलब होता है कि उनको ज्यादा मिलना जिसको उनकी ज्यादा जरूरत है। ठीक है, दिस इज इक्विटी, इसको बोला जाता है हिंदी में न्याय सम्य। ठीक है, आगे देखिए, इंडिया हैज अ रिच स्टॉक ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैन पावर इन द वर्ल्ड। ये तो हमें पता है क्योंकि यहां से काफी सारे लोग जो है वो बाहर जाते हैं। क्योंकि वो क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको वहां पर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वगैरह जो है वो मिलती है। तो इसलिए यहां पर ये बोला गया है कि अगर हम क्वालिटेटिव वाइज, ठीक है, क्वालिटी वाइज अगर हम लोग यहां पर पैसा खर्च करते हैं इन चीजों के ऊपर, तो उससे क्या है कि एंड प्रोवाइड सच कंडीशन सो दैट दे आर यूटिलाइज्ड इन इंडिया। तो यानी कि अगर हम इस तरीके से पैसा वगैरह जो है यहां पर अगर खर्च करते हैं, क्वालिटी को बढ़ाने में अगर हम लोग पैसा खर्च करते हैं, तो जो हमारा साइंटिफिक और टेक्निकल मैन पावर है उसका यूटिलाइजेशन फिर हम लोग इंडिया में ही कर पाएंगे, और उन लोगों को भी बाहर कहीं जाने की, विदेश में जाने की और वहां जाके काम करने की जरूरत महसूस नहीं होगी। तो ये चैप्टर यहां पर कंप्लीट होता है। तो आई होप आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, कम से कम 10 लोगों में जरूर शेयर कीजिए चीजों को, ताकि सभी लोगों को पता लग पाए कि इस तरीके का यहाँ पर कुछ कोर्सेज वगैरह जो है वो चल रहे हैं और आप लोगों को उसका फायदा हो रहा है, तो बाकी लोगों को भी उसका फायदा जो है वो जरूर होगा। बाकी अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज भी आप लोग कमेंट जरूर करें ताकि हम लोगों को पता लग सके कि आप लोग हमारे एक रेगुलर व्यूअर हैं। बाकी हमारा जो मिशन है उसमें आप लोग प्लीज कंट्रीब्यूट कीजिए ताकि आप लोगों को उसका जो है फायदा मिल सके। आप लोगों को वीडियोस के साथ साथ क्विजेस, नोट्स वगैरह ये सब चीजें भी जो है वो मिल सके जल्द से जल्द। ठीक है, बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का आप लोग यूज कर सकते हैं। और अगर आप हमसे कुछ और बात करना चाहें, किसी को हमसे कोई और बात शेयर करनी है, कोई हमसे कुछ पूछना चाहता है या कुछ बताना चाहता है, तो उसके लिए हमारी ईमेल आईडी भी है, दैट इज okul.co@gmail.com। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। अब हम नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।